हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि यार मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका, शायद मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ नहीं था। क्या आपने कभी देखा है कि एक माँ अपने बच्चे को चलाने के लिए कितनी एफर्ट पुट इन करती है? क्या बच्चा पहली दफ़ा में चल पड़ता है या दूसरी दफ़ा में चल पड़ता है या टेंथ टेंथ टाइम चल पड़ता है? तो आप आज जाके अपनी मदर से पूछिएगा कि उन्होंने आपको चलाने के लिए कितनी अटेम्प्ट्स की। एक, दो, पाँच, 10, 100। 100वीं अटेम्प्ट के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बच्चा नहीं चल सकता तो मैं इसको छोड़ दूँ। माँ उस वक्त तक एफर्ट करती है जब तक कि उसका बच्चा चल नहीं पड़ता। तो हमें भी उतनी ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जब तक कि हमारा काम हो नहीं जाता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। लूजर्स ऑलवेज फाइंड अ रीजन, विनर्स ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट्स। आज मैं एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ रहा था और बात ये थी कि some people die at the age of 25 but they are not buried by the age of 80, 70, 90, जो भी आपकी एज है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अगर आपने ड्रीम्स देखना छोड़ दिए हैं और आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, आप कुछ नया नहीं कर रहे, तो आपकी डेथ हो चुकी हुई है। अब आपको सिर्फ बरी करना है जब आपकी नेचुरल डेथ होगी। यहाँ से आप डाई कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है एंड वी हैव टू टेक द प्लंज। जंप लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो ख्वाब हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, वो पूरे हो सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन। और कैनेडियन इमिग्रेशन में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो एड्स आ रहे हैं, न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी न्यू फाउंड एंड लेब्राडोर में जो है वो अपॉर्चुनिटी आ गई है और उस अपॉर्चुनिटी में जो है वो पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं आपके साथ जो है इस अपॉर्चुनिटी को बड़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये स्किल्ड इमिग्रेशन की बात हो रही है तो स्किल्ड इमिग्रेशन में जो आइल्स करना पड़ता है, अगर आपने आइल्स किया है तो इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो वाई नॉट कि आप जाके न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की वेबसाइट को विजिट करें और देखें कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कैनेडियन गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि वो किसी कंसल्टेंट के कान में आके बता दे कि ये है तरीका माइग्रेट होने का, बाकियों को हमने नहीं बताया। एनी इंफॉर्मेशन एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। तो आपको मेरी बैकग्राउंड में जो पिक्चर नज़र आ रही है ये ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म की है। इमिग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्किल्स किन की है? न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। इनकी हम जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। ऑल दो मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रायोरिटी स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको क्विकली इनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बता दूं। एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट, प्रायोरिटी स्किल्स, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं अगर आप न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर जाना चाहते हैं। कनाडा जाने के देयर आर डिफरेंट वेज। वन इज फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो 3 प्रोग्राम्स को रन करती है: फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल ट्रेड वर्कर प्रोग्राम एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इसके अलावा आपको अगर कनाडा जाना है तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन का ऑप्शन है या आपके पास अटलांटिक पायलट प्रोग्राम का ऑप्शन है। इसके अलावा वर्क परमिट और बाकी जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी स्किल्स के बारे में कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं, बाकी जितनी भी इमिग्रेशन हैं जिनमें हम स्किल्ड इमिग्रेशन की अगर बात करें तो उसमें आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड है। प्रायोरिटी स्किल्स के अंदर जो है वो आपको जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम बिफोर इससे कि हम प्रायोरिटी स्किल के बारे में बात करें, मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पॉइंट सिस्टम है उनका वो क्या है न्यू फाउंडलैंड का। एनीबॉडी हु क्लेम्स मोर देन 60 पॉइंट्स, उसके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं हायर हैं। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर नहीं होगी, एम्प्लॉयर का आपके प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्ट शो करना ज़रूरी है। तो पॉइंट्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? पॉइंट्स के फैक्टर्स में पहले, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि पॉइंट्स किन चीज़ों के आप क्लेम करते हैं: अपनी एज के, अपनी क्वालिफिकेशन के, अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के
और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर IELTS बैंड, आप उसके पॉइंट्स क्लेम करते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि आपका पॉइंट सिस्टम क्या है, तो मास्टर्स डिग्री 28 पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 23 पॉइंट्स, ट्रेड सर्टिफिकेशन 23 पॉइंट्स, अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है या डिप्लोमा है 18 पॉइंट्स, अगर आपके पास लेस देन 2 इयर्स कॉलेज एजुकेशन है तो 15 पॉइंट्स। इसके अलावा आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल सकते हैं। 5 इयर्स रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस है 15 पॉइंट्स, 4 इयर्स रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो 12 पॉइंट्स, 3 इयर्स 9, 2 इयर्स 6, 1 ईयर 3 पॉइंट्स। वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दी 6 to 10 इयर्स, जो पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है उसके कितने पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। 5 इयर्स के 7 हैं, 4 इयर्स के 6 हैं, 3 इयर्स के 5 हैं, 2 इयर्स के 4 हैं और 1 ईयर के 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आ गया जी लैंग्वेज फैक्टर आ गया। लैंग्वेज फैक्टर में आप IELTS कर सकते हैं या सेल्फ कर सकते हैं। अगर आपने IELTS किया हुआ है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है CLB 8 और हायर के 27 पॉइंट्स आप क्लेम करते हैं, CLB 7 के 23 पॉइंट्स क्लेम करते हैं, CLB 6 21 पॉइंट्स क्लेम करते हैं और CLB 5 के आप 19 पॉइंट्स क्लेम करते हैं। आपकी एज जो है आप उसके भी पॉइंट्स क्लेम करते हैं। अगर आपकी एज 18 से बिलो है तो 0 पॉइंट है। ऑफ कोर्स चूंकि प्रेफरेंस हम किन की बात कर रहे हैं, स्किल्स इन डिमांड की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो आपके पास मिनिमम अगर ग्रेजुएशन है 16 इयर्स एजुकेशन है तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो 60 से अबव हो जाएंगे। 18 to 21 8 पॉइंट्स हैं, 22 to 33 12 पॉइंट्स हैं, 34 to 45 10 पॉइंट्स हैं, 46 to 58 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के जो बाकी फैक्टर्स हैं वो क्या है, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव वहाँ पे रहता है तो आप 7 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के अंदर, तो 3 पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस है अगर न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में, न्यू फाउंडलैंड में यूनिवर्सिटी कौन सी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हमेशा आप जो लोग कनाडा स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं, असल में बात कुछ और करनी होती है, बीच में कोई और जिक्र आता है, अगेन सुन लें प्लीज़। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जा रहे हैं तो ओंटारियो को थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं नहीं कहता ओंटारियो नहीं जाना चाहिए या ओंटारियो जाने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ओंटारियो का जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्ट्रीम ओपन होती है तो उसमें बम्बारमेंट होती है। इट इज़ लाइक कि जी एक बंदा लाहौर स्टडी करने के लिए जा रहा है और दूसरा बंदा जो है वो मे बी मर्दान में स्टडी के लिए जा रहा है, या मे बी DI खान जा रहा है, या मे बी मुल्तान जा रहा है, या मे बी बहावलपुर जा रहा है, या रहीम यार खान जा रहा है, तो वहाँ पे बम्बारमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर DI खान या मुल्तान या रहीम यार खान की गवर्नमेंट जो है वो ये अनाउंस करती है कि अगर आपने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्टडी की है तो हम आपको प्रेफरेंस देंगे, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको उसके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। टोटल पॉइंट्स कितने आपके बन जाते हैं, 100 पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स अब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ऐसा तो ज़रूरत नहीं है। कंसल्टेंट को एंगेज आप करते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि कुछ चीज़ जो है वो कंसल्टेंट को पता है और वो सिर्फ कंसल्टेंट को पता है, और अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव है और सिर्फ मेरे पास है, देन प्लीज़ किसी स्कैम का पार्ट ना बने, ठीक है। अपनी रिसर्च पहले खुद करें, देन ऑफ कोर्स आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं। गाइडेंस आप क्यों लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू लाहौर और अगर आप पहले इससे नहीं गए तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड से गाइडलाइन लेते हैं कि भाई अगर मैंने लाहौर जाना तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे ठहरना चाहिए, कहाँ पे खाना खाना चाहिए, कौन सी जगह देखनी चाहिए, बट डू योर ओन रिसर्च एज वेल। तो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज़ जो है वो नहीं है। अब अगर हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, तो इसमें मैं आपको जो प्रायोरिटी स्किल्स जो है इसका प्रोसेस क्या है, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करते हैं। जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स कौन हैं, जिनके 60 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और एम्प्लॉयर जो है वो उनके जो प्रोफाइल है उसमें अपना इंटरेस्ट शो करता है, तो उनको इनवाइट किया जाता है कि वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यस, आप अपनी एलिजिबिलिटी न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की वेबसाइट के ऊपर जाके खुद भी चेक कर सकते हैं।
जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी स्किल्स की, तो प्रायोरिटी स्किल्स में जो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको लेबर मार्केट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको जॉब ऑफर नहीं रिक्वायर्ड, और अगर आपके पास जॉब ऑफर है अभी तो उसकी लेबर मार्केट टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं? वो फिजिशियंस हैं, वो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, प्रैक्टिकल नर्सेज हैं, पर्सनल केयर अटेंडेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल फिजिस्ट हैं, रेडिएशन थेरापिस्ट हैं और डोजिमेट्रिस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स हैं, ठीक है, जिनमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जिनमें बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, जिनमें यूआई डिज़ाइनर डेवलपर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एआई डेवलपर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, python डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, डॉट नेट डेवलपर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हैं। कुछ टेक्निकल स्पेशलिटीज़ भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, क्लाउड स्पेशलिस्ट हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स के लोग हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट के लोग हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं, डेटा एनालिटिक्स के लोग हैं, ऑफशोर टेक्नीशियन हैं, आरओवी ऑपरेटर हैं, ओशन मैपिंग स्पेशलिस्ट हैं, टेक्निकल राइटर हैं, और इसके अलावा जो है वो एक्वा कल्चर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो हैं, कैप्टन हैं, FM4 सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है उनसे, फार्मिंग एंड फीडिंग मैनेजर हैं, फैसिलिटी टेक्नीशियन हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, केज साइट टेक्नीशियन हैं, साइट मैनेजर हैं और एरिया मैनेजर हैं। किस कैटेगरी के अंदर? एरिया मैनेजर एक्वा कल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर देन दैट जो बाकी मैंने उनके आपके सामने शुरू में प्रेजेंट किए थे उनके ऊपर भी बात करेंगे, एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर जो है इनकी उस पर भी बात करेंगे, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? जॉब ऑफर जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो ओनली देन यू कैन अप्लाई। अच्छा जी, अगली बात करें हम एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर। मैंने ऐसे ही सोचा था कि आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, बट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, प्लीज रीड इट, must have highly skilled job offer or job offer from an NL employer based on the National Occupation Code, alright, जो क्लासिफिकेशन है ये है उनकी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। स्किल्ड वर्कर की बात कर लेते हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट देख लें, अ फुल टाइम जॉब और जॉब ऑफर ये आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको जो है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको ये अगर बता दूं कि अगर आज की बात करें, ठीक है, तो आज की बात अगर हम करते हैं तो फिर हमारे लिए जो है ये जो स्ट्रीम है जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एक्वाकल्चर के लोग जो हैं वो जा सकते हैं और उन्हें जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लोग जो हैं इनके लिए इस वक्त जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोज हो चुका हुआ है। सो इफ समबडी इज सेइंग कि ये आज ओपन है तो ये आज ओपन नहीं है, ओपन होगा ऑफ कोर्स, लेकिन कब ओपन होगा ये उनकी वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट आ जाएगी। कब अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि इमिग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, आपको प्रोसेस पहले पूरा करना है, आपको आइल्स करना है। अगर लेट्स सपोज कल जो है वो न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की इमिग्रेशन ओपन हो जाती है प्रायोरिटी स्किल्स के अंदर, तो आप रेडी हैं? नहीं, आप रेडी नहीं है क्योंकि आपने तो आइल्स ही नहीं किया हुआ, आपने ईसीए नहीं करवाया हुआ। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम ये देखें कि कौन कौन लोग हैं जिनको जिनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि उसमें जो एम्प्लॉयर है वो अगर अपना इंटरेस्ट शो करता है, ओनली देन प्रॉमिसिंग कैंडिडेट की डेफिनेशन है बाकायदा, ठीक है। तो आपको प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बनने के लिए जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, for prospective immigrants and those interested in transitioning to permanent residence, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, मैं प्रायोरिटी स्किल्स की बात कर रहा था कि प्रायोरिटी स्किल्स में आपका सीवी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका जो है आइल्स का बैंड है। देखें, जब भी कोई प्रॉमिसिंग कैंडिडेट की बात हम करेंगे तो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स कौन होते हैं? लेट्स सपोज
आपकी हायरिंग होनी है, क्या एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होगा अगर आपका आइल्स का बैंड कम होगा? ठीक है, क्या आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना चाहेंगे, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो सकता है जिसके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है? क्या आपका सीवी जो है वो बहुत अगर अच्छे फॉर्मेट पे नहीं बना हुआ तो क्या एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होगा? तो जब मैंने बात की कि कितनी दफ़ा ट्राई करनी चाहिए, शुरू में जब मैंने बात की कि एक माँ जो है वो कितनी दफ़ा ट्राई करती है कि उसका बच्चा चल पड़े, तो वो उतनी दफ़ा ट्राई करती है जितनी दफ़ा करने की ज़रूरत होती है, और उस वक्त तक ट्राई करती है जब तक बच्चा चल नहीं पड़ता। तो आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अपना सीवी, यू नीड टू ड्राफ्ट योर सीवी इन अ वे। देखें, एचआर मैनेजर जो होता है उसके पास कुछ सेकंड्स होते हैं आपका सीवी जो है उसको देखने के लिए। अगर आप उन 5 या 6 सेकंड या 7 सेकंड्स के अंदर उसको इम्प्रेस कर सके तो वो आपके सीवी को डिटेल में देखेगा और अपना इंटरेस्ट शो करेगा। अगर आपका सीवी उसे सॉरी 6 सेकंड्स के अंदर जो है वो अट्रैक्ट नहीं किया तो वो अगले सीवी पे चला जाएगा। तो आपको अपने सीवी का फॉर्मेट देखने की ज़रूरत है कि आपके सीवी का फॉर्मेट जो है वो किस तरह का है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। आपको एंडोर्समेंट मिली होनी चाहिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर। सॉरी जी। अच्छा, ये चीज़ें अगर आपकी पूरी हैं देन, अच्छा मैं बात कर रहा था कि आपको इमिग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है, तो आपको वो प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? आज करना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करें। आइल्स कब करना होगा? फौरी तौर पे करें, ताकि जब ये स्ट्रीम ओपन हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन क्या दिस इज़ द ओनली स्ट्रीम, दिस इज़ द ओनली वे टू माइग्रेट टू कैनेडा? नो, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, आप उन तरीकों को भी एक्सप्लोर करें। आप सस्केचुअन को भी देखें, आप अल्बर्टा को भी देखें, आप ओंटारियो को भी देखें, आप नोवा स्कॉशिया को भी देखें। इन सारे प्रोविंसेस को एक्सप्लोर करें, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ चले जाएं। बट व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर, तो यू नीड टू ओपन द डोर। यू कांट से टू द अपॉर्चुनिटी कि प्लीज wait, let me get ready. No, opportunity will go to the next door. हाँ, रिस्क है इसके साथ। रिस्क किस चीज़ का है? पैसों का है। आप ज़ाहिर आइल्स करेंगे, आप अपना ECA कराएंगे, अगर आप किसी कंसल्टेंट को एंगेज करते हैं तो उस कंसल्टेंट की फ़ी पे करेंगे, ये फाइनेंशियल रिस्क हो गया। अगर आप समझते हैं कि आप ये रिस्क ले सकते हैं देन स्टार्ट द प्रोसेस। अगर आप समझते हैं कि नहीं, दिस इज़ टू रिस्की और एंड दिस इज़ टू मच ऑफ मनी, तो आप इसको ना करें। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपकी एज जो है वो 35 से 40 साल के दरमियान में है और आपके पास कोई कुछ मतलब लाख रुपया नहीं है, लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, और आप तो जो भी आप कर रहे हैं इसको छोड़, क्योंकि ज़िंदगी कोई 500 साल की तो है नहीं, इसी लाइफ टाइम में पैसे कमाने हैं। तो अगर आप 35-40 साल एज हो चुकी है तो मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। इफ़ लाइफ इज़ लाइक अ मूवी, तो मूवी का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया है, इंटरवल है और इंटरवल के बाद सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। तो अगर हम पहले हाफ में कुछ अच्छा नहीं कर सके तो सेकंड हाफ ही बेहतर कर लें। तो जो मैंने दूसरी बात की थी ख्वाब देखने वाली, देन यू नीड टू टेक द प्लंज, अपने कंफर्ट जोन में से निकल आए, लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है, वर्क ऑन यूर सेल्फ। आपके और आपके खूबसूरत फ्यूचर के दरमियान कौन रुकावट है? वो आप खुद हैं, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, लुक इनटू द मिरर। उस शीशे के अंदर जो आपको इंसान नजर आए वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी मिजरीज का, आपकी उस बैड सिचुएशन का, ठीक है। ये करना शुरू करें, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो चेंज कर लेंगे। ये बेसिकली मेरा पर्पस था कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं ताकि आप किसी स्कैम का पार्ट ना बने। आजकल ये इमिग्रेशन जो है ये क्लोज्ड है, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर प्रायोरिटी स्किल्स वाली जो स्ट्रीम है वो क्लोज्ड है। इसके बारे में अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 0308585777 या 0306585777। आप हमें ईमेल कर सकते हैं wecare@immigrationexperts.pk, या आप हमें हमारे इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आपके शेयर से, आपके लाइक से हमें ये encouragement मिलती है कि वी शुड कंटिन्यू विद सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।